तो जय हिंद। एक बार फिर आप सभी ऊर्जावान, नौजवान और टैलेंटेड युवा शक्ति का स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक के एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, बिकॉज यू नो दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए बात क्या है सो जरा देखिए। किसी भी मेटल आयन की स्टेबिलिटी, द मेटल आयन का स्टेबिलिटी मतलब उससे बनने वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन मेनली ऑन द आयनेशन एनर्जी। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? रिलेशन क्या है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसी भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स का क्या होता है? आयनेशन एनर्जी से उल्टा संबंध होता है भाई। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग ये है कि यदि दो है, क्या है, मान लीजिए Na2+ है और Na2+ है और या फिर CO2+ है। कल्पना कीजिए कि इसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका आयनेशन एनर्जी कम होगा, तो इससे बनने वाले कंपाउंड COCl2, इससे मान लीजिए कल्पना कीजिए ये, तो जिसका आयनेशन एनर्जी, यदि इसका आयनेशन एनर्जी मान लीजिए ये है, मान लीजिए 400 किलो जूल है, इसका है 200 किलो जूल है, तो स्वाभाविक बात क्या है सर, जिसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा उसके कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम। तो दैट्स वाई यहाँ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? NaCl2 इज मोर स्टेबल देन COCl2। बात सीधी सी है, छोटी सी है, समझ गए होंगे क्या? सॉलिड स्टेट में किसी कंपाउंड का स्टेबिलिटी उसके आयनेशन एनर्जी का उल्टा होता है। आयनेशन एनर्जी ज़्यादा तो उससे बनने वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम। चलिए ये तो बात हो गई। Whenever किसी मेटल आयन का स्टेबिलिटी या उससे बनने वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी इक्वस स्टेट में बात करते हैं, तो देन इन सच केस देयर स्टेबिलिटी नॉट ओनली डिपेंड ऑन द आयनेशन एनर्जी, इट डिपेंड ऑन द थ्री। व्हाट इज दिस? तो चलिए जैसे अब स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन बोलिए, या उससे बनने वाले देयर कंपाउंड्स का बोलिए, their compound in aqueous state पर जो है aqueous state में कैसे डिपेंड करता है? मान लीजिए कि ये मेटल है, इस मेटल को सॉलिड स्टेट है, इसको यदि आप aqueous स्टेट में डालते हैं और ये M+, ये aqueous और एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देना है, ये सॉलिड आयन गेट हाइड्रेटेड आयन, मोनोवैलेंट आयन बना रहा है। तो कहता है यानी आप किसी ये इक्वस फॉर्म है, इसमें आप किसी रॉड को डाल दिए, ये मेटल रॉड को डाल दिए, ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है? सो देखिए, इट अकर्स इन 3 स्टेप। ये आप जानते हैं, इट अकर्स इन 3 स्टेप। किसी भी बुक में आप देखते होंगे कि ये सब लिखा हुआ है। 3 स्टेप पर डिपेंड करता है। तो कैसे? ये पहले सॉलिड से ये गैस में जाता होगा, इस समय क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ, इस समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब करता है। चलिए ठीक है। फिर ये दूसरा स्टेप क्या होता है? ये गैसियस मेटल, गैसियस आयंस, ये गैसियस मेटल से, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज करता है। और इसी को आप क्या बोलते हैं? ΔH आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ भी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप ये M गैसियस, ये इक्वस यानी वाटर से मिल करके ये हाइड्रेटेड हो जाता है। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज्ड होगा, यानी देखिए निगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, और दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और आपको पता है कि जितना ही स्मॉलर द
smaller the size of M plus ion, higher the delta H हाइड्रेशन। हाइयर द डेल्टा एच का मतलब क्या है? मोर एनर्जी रिलीज, मतलब मोर एनर्जी रिलीज होता है। मोर एनर्जी रिलीज होता है मतलब मोर निगेटिव वैल्यू। इसका मतलब जितना ही मेटल आयन का साइज छोटा होगा, जितना मेटल आयन का साइज छोटा होगा वो उतना ही वाटर के साथ क्या करेगा, जब मिलेगा तो वाटर के साथ गलवहियाँ करेगा, मतलब उसमें विलीन हो जाएगा, समझ गए ना, उसमें मतलब मिल जाएगा, ठीक है, हाइड्रेटेड हो जाएगा। स्मॉलर द साइज मोर द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मोर वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब? वो हंस के खिलखिला के हंसेगा, मतलब ये एनर्जी रिलीज करेगा। मगर जितना एनर्जी रिलीज करेगा मतलब उतना जो वैल्यू होगा वो निगेटिव में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हायर द वैल्यू ऑफ निगेटिव। अब चलिए, अब ये जो तीनों स्ट्रिप को आप जोड़िएगा, जैसे इसको इससे कट कर दिए, इससे कट दिए, तो ये जो है पहला स्टेप के बराबर हो जाएगा। ये इक्वस दैट इज M प्लस इक्वस और E। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दौरान जो देखिए पहला स्टेप में, इस स्टेप में जो डेल्टा HT टोटल एनर्जी जो रिलीज हुआ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो जितना एनर्जी रिलीज हुआ वो इस तीनों स्टेप पर डिपेंड करेगा। द एनर्जी रिलीज इन व्हेनेवर द मेटल आयन प्लेस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट वैल्यू इज कॉल्ड डेल्टा HT। is this value depend on the sum of the energy involved in first, second, third step, यानी enthalpy of sublimation, ionization energy and enthalpy of hydration। तो आप यूँ कह सकते हैं कि डेल्टा HT, the value of delta HT is the sum of delta H sublimation plus delta H सीधा आयनाइजेशन एनर्जी लिख सकते, बोलिए आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो देखिए ये अकेला वैल्यू है जो रिलीज, ये निगेटिव में होता है और ये सब पॉजिटिव में होता है, ये सब पॉजिटिव में होता है। ये तीनों वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिएगा तो आपको डेल्टा HT निकल जाएगा। तो कहता क्या है, सो देखिए जितना ही इसका वैल्यू लोअर द वैल्यू ऑफ डेल्टा HT, इसका वैल्यू जितना ही कम होगा, मतलब लोअर का वैल्यू है, मतलब है दैट इज, लिख दे दैट इज मोर निगेटिव वैल्यू। लोअर वैल्यूज का मतलब है यहां निगेटिव में ज्यादा, उतना ही क्या होगा, उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू HT में, जितना ही निगेटिव में ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ किस में आप एक्सप्रेस करें, रिडक्शन के टर्म में, है ना, उतना ही कम होगा। मतलब लोअर वैल्यू का मतलब है फिर यहाँ दैट इज मोर निगेटिव वैल्यू। डेल्टा HT का वैल्यू, इसका वैल्यू जितना ही कम होगा उतना ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, मतलब निगेटिव में ज़्यादा होगा। इस समय हायर द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन, वो मेटल आयन का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब मोर द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंपाउंड। लेकिन ये कहाँ, इक्वस फॉर्म में। बात समझ गए? ये वैल्यू जितना ही कम होगा उतना ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा मतलब निगेटिव में ज़्यादा होगा, उस मेटल आयन का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप किसी आयन का वैल्यू देख करके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देख करके आप बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों में ही हम कंपेयर करें, इन दोनों में तो निगेटिव में जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी V2+ मोर स्टेबल देन Cr2+। नॉर्मली हम यही कहेंगे इन इक्वस फॉर्म में, V2+ से जो कंपाउंड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा Cr2+ से। क्यों? ये निगेटिव में ज़्यादा है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव में ज़्यादा है,
या कस निगेटिव में ज़्यादा मतलब वही बात को दोहरा रहे हैं, लोअर वैल्यू है, ठीक है। और वो कब आएगा तो बात समझ, तो ये डेल्टा एस टी पर ही डिपेंड करता है ये वैल्यू, और डेल्टा एस टी ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, देख रहे हैं 3 पर, किस पर, सब्लिमेशन पर, एनेशन पर, और किस पर भाई साहब, किस पर, जी हाँ, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इस आधार पर यदि हम इसका स्टडी करते हैं तो चलिए कॉपी कीजिए, देन बात करते हैं आपसे। मिटाइए इसको और जरा देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ, हम इसके जरा ट्रेंड्स को देखते हैं। देखिए सेकंड का देखिए, ये यदि इसका ट्रेंड देखें, M2+2M यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेकेंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका वैल्यू आप देखिए क्या है। इस ट्रेंड को यदि आप देखते हैं तो आंख के सामने नजर आ रहा है, सब कुछ तो लिखा हुआ है, क्या नजर आ रहा है भाई साहब, ये मिट गया, अच्छा ठीक है। यदि आप इस ट्रेंड को देखते हैं तो देयर इज नो रेगुलरिटीज, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, वो धक 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 ऐसा हो रहा है, कह रहा है कि इरेगुलरिटी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलोंग द सीरीज, काहे की एनेशन एनर्जी इरेगुलरिटी है और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इरेगुलरिटी है, ठीक है। फिर भी यदि गौर से देखिएगा तो यदि अलोंग द सीरीज जाइएगा तो निगेटिव में वैल्यू कम रहा है, ठीक है, निगेटिव में वैल्यू कम रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि एनेशन एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि डेल्टा एस टी तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, नो रेगुलरिटीज इन इनोट वैल्यू, ठीक है, का है ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन एनएससी एनर्जी पहला और एनएससी एनर्जी दूसरा, एंड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक। फिर भी निगेटिव में ज़्यादा है, हाउएवर आप क्या देखते हैं कि along the सीरीज ई नॉट वैल्यू क्या है, लेस निगेटिव है, ड्यू टू जनरली इंक्रीज IE1 एंड IE2 वैल्यू। पहली बात कि कोई रेगुलर नहीं है कि आप बताइए कि दक्षिण से उत्तर जाइएगा तो क्या होगा, लंबाई कम जाएगा, ऊंचाई कम जाएगा, ऐसा होता है ना कि पहाड़ से जब नीचे आइएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, एकदम नॉर्मल ट्रेंड से। पानी को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए मोटर चलाना होगा तो बढ़ जाएगा, बहुत सिंपल सा बात है भाई, एनर्जी लगाना पड़ेगा। वैसे ही लेफ्ट टू राइट यदि हम जानते हैं कि किसी भी साइज का कैसे करते हैं, व्हेन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, एनर्जी बढ़ता है, ऐसा होता है ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेगुलर कुछ बातें नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है, क्योंकि जिसके आधार पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, सब्लिमेशन, एनेशन एनर्जी और हाइड्रेशन, तो पहला 2 फैक्टर सब्लिमेशन, एनेशन एनर्जी इरेगुलरिटीज है, दैट्स व्हाई ट्रांजिटिव इरेगुलरिटी। फिर भी गौर से देखिएगा तो निगेटिव में ये कम रहा है, तो निगेटिव में कम क्यों रहा है, भले ही इरेगुलर में भी कम रहा हो लेकिन कम तो रहा है। तो इसलिए कम रहा है क्योंकि एनेशन एनर्जी का वैल्यू जनरली बढ़ रहा है, प्लस वाला बढ़ रहा है, समझ रहे बात। तो ये बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव वाला बढ़ेगा तो डेल्टा एस टी क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, निगेटिव जो आ रहा है वो थोड़ा सा कम आएगा, नहीं कम आएगा। तो चलिए बात समझ गए। एक बात ये हो गई, इसमें देखिएगा तो सबका, किसका, सबका निगेटिव है, एक यही है भाई साहब, कॉपर का केवल क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर कॉपर काहे है, तो कहता है कि कॉपर के केस में इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या था, पॉजिटिव था, नॉट
बैलेंस्ड, नॉट बैलेंस्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसका मतलब क्या है कि और सब में क्या होता होगा कि इंथैल्पी ऑफ निगेटिव वाला ज़्यादा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के तुलना में निगेटिव वाला इतना ज़्यादा हो जाता होगा कि और सब डेल्टा एस टी क्या हो जाए, निगेटिव आ जाता होगा। लेकिन कॉपर के किस में इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या हो गया, धोखा दे दिया। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कॉपर का बढ़ गया, यानी पॉजिटिव वाला बढ़ गया, लेकिन निगेटिव वाला उसको कंपनसेट नहीं कर पाया, यानी उसको छोड़ के भाग गया, बेवफा सनम हो गया। कौन? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आपसे कोई पूछे कि व्हाई द पॉजिटिव वैल्यू, व्हाई द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव वैल्यू इन ए फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज, तो आप कहिएगा कॉपर के केस में इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बेवफा सनम हो गया। ठीक है, उसने गाना शुरू कर दिया, क्या यार नहीं छोड़ दिया यार को, यही बात हुआ ना। यानी जब वो मैदान जंग में गया था कॉपर, उस समय इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हाई हो था, उसका क्रिस्टल बनावट ऐसा है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उसका बहुत ज़्यादा है ना, तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बढ़ गया अचानक। तो बढ़ गया तो इस हिसाब से इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो ऊपर जो साइज छोटा हो रहा है तो उसको कंपनसेट करना चाहिए, निगेटिव वाला को बढ़ना चाहिए। तो ये कहा कि ना भैया हमारा इतना पावर नहीं है कि हम निगेटिव में ज़्यादा होंगे, तो दैट्स वाई ये क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के कारण, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के कारण पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा था और ये वैल्यू उतना नहीं बढ़ा, दैट्स वाई ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया। तो जब पॉजिटिव रह गया तो ये सिंगल मैन है जो क्या करेगा भाई, सिंगल मैन है जो क्या करेगा, नॉट ये जिसके कारण क्या कॉपर डोंट इवॉल्व H2 गैस इन रिएक्शन विथ एसिड, इन ऑन रिएक्शन विथ एसिड। कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करने पर ये H2 गैस नहीं निकालेगा, सीरीज में है जो कि ये नहीं करता है। अब यहाँ एक और बात देखिए, क्या देखिएगा कि तीन का कौन कौन, Mn, जिंक और इसका तीन का E0 वैल्यू जो है ये जरूरत से ज़्यादा, जितना होना चाहिए एक्चुअल में उससे थोड़ा ज़्यादा निगेटिव वैल्यू है ना, हैव मोर निगेटिव वैल्यू, मोर निगेटिव वैल्यू देन एक्सपेक्टेड, देन एक्सपेक्टेशन। कहाँ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, इसको तो Mn में देखिए, Mn को आप देखिएगा तो ये आर्गन ये 25 होता है ना, आप यहाँ देखिए ये Ar, ये 3d5 4s2, यदि ये दो इलेक्ट्रॉन यदि आप निकाल दीजिएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3d5 4s0। हाँ, यानी इससे इसमें जब चेंज हुआ तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी इसका बढ़ गया, नहीं तो मुस्कुरा मुस्कुरा के हंस हंस के एनर्जी निकालता है, यानी जितना ही ये निगेटिव में ज़्यादा है मतलब उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की केवल आयनिसन एनर्जी पर हम बता रहे हैं, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ मेरा एक्सप्लेनेशन किस पर, आयनिसन एनर्जी पर हो रहा है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टेबिलिटी केवल आयनिसन एनर्जी पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कि यहाँ देखिए आयनिसन एनर्जी इसका क्या है, दो इलेक्ट्रॉन के निकालने के बाद इट एक्वायर्ड मोर स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, यानी देयर स्टेबिलिटी ऑफ Mn2+ इंक्रीजेज, दैट्स वाई देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैव मोर निगेटिव वैल्यू। वैसे ही आप जिंक में भी देखेंगे, ये 30, ये आर्गन, ये 3d10 और 4s2 है, ये Zn2+ होगा तो ये मोर स्टेबल 3d10 कन्फिग्रेशन 4s0 होगा, यानी यहाँ मोर स्टेबल हाफ फिल कन्फिग्रेशन, हाफ फिल कन्फिग्रेशन एक्वायर्ड कर लेता है, और यहाँ मोर स्टेबल फुल फिल कन्फिग्रेशन एक्वायर्ड कर लेता है, कन्फिग्रेशन। दैट्स वाई इसका थोड़ा एक्सपेक्टेशन से निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होता है। ये बात हो गया। अब निकेल को काहे है भाई, कहता है निकेलवा को काहे है, तो निकेलवा में क्या होता है, निकेल का क्या है, तो निगेटिव में मोर निगेटिव इसका वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा, इसके अपने औकात से ज़्यादा, ठीक है, अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इसमें हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो गया था। यानी इसमें इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो गया था
कि सम जो है डेल्टा एस टी इसमें कम आया था, माने कम आया का मतलब निगेटिव में ज़्यादा आया था। तो 3 बातें हो गई। एमएन का क्यों है, एनएसएल मोर स्टेबिलिटी के कारण हाफ फिल कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेता है, इसके कारण जिंक में क्यों है वो भी आप फुल फिल कर, और निकल में कन्फिग्रेशन एनएसएल एनर्जी पर नहीं था, किस पर था, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन पर। तो ये बातें हो गई। चलिए अब हम लोग ट्रेंड की बात करेंगे, किसकी, तीसरी की। तो चलिए अब हम जरा देखते हैं इसका ट्रेंड्स। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी आप देखिए Mn M3 प्लस से 2 प्लस, इसका ट्रेंड्स देखिए। तो देखिए इस ट्रेंड्स में बहुत कुछ नहीं है, फिर भी आप गौर से देखिए कि यहाँ Mn का पॉजिटिव वैल्यू है, Fe का पॉजिटिव वैल्यू है, CO का पॉजिटिव वैल्यू, ये सभी पॉजिटिव है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जितना ही पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम होगा इन एक्वस फॉर्म में। तो आप बुक में कहीं लिखा रहता है कि एनएसएल एनर्जी कम है इसलिए ये इसका कम है, कहीं कहीं देखें कन्फ्यूजिंग है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल है, ये जो मेंशन है पॉजिटिव है जो भी है, वो केवल एनएसएल एनर्जी पर कभी भी एक्सप्लेन, आप जानते हैं कि नहीं करना है, फिर भी लोग लिख देता है तो ठीक बात नहीं है, एनएसएल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे 2 एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको बस एग्जाम्पल क्लियर करना। जैसे एमएन का देखिए, एमएन आप 25 है, देखिए यहाँ 3D आर्गन 3D5 4s2, यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन यदि निकालते हैं तो 3D5 4s0, और यहाँ से एक और निकाल दीजिए तो होगा आर्गन 3D4। देखिए सर बहुत एनएसएल एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ एनएसएल एनर्जी हाई होगा, IE3 जो होगा वो हाई होगा। क्यों? क्योंकि मोर स्टेबल 3D5 से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले, और यहाँ क्या होगा, निकल जाएगा तो ये हाफ फिल कन्फिग्रेशन गेन करता है, तो ये एनएसएल एनर्जी जनरली लो होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, ये आपका निगेटिव में देखिए -1.18 है, और ये देखिए आपका प्लस में, ये है प्लस में 1.57 है प्लस में। तो देखिए यहाँ ये ठीक है, एनएसएल एनर्जी लो है तो ये भी लो है, यानी आपका ये वाला Mn2 प्लस इससे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ ठीक है, Mn2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में ज़्यादा है मतलब कम है, तो Mn3 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है मतलब ज़्यादा है, तो कम वाला का ज़्यादा स्टेबल होता है, तो एनएसएल एनर्जी भी कम है, रिडक्शन पोटेंशियल भी कम है, तो Mn2 प्लस Mn3 प्लस से ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए यहाँ बड़ा अच्छा सा बैठ जा रहा है, लेकिन यही जब बात आप Fe पर लीजिएगा, Fe पर चर्चा कीजिएगा, ये 26, तो आर्गन 3D6 4s2, इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो क्या होगा 3D6 4s0, इससे एक और निकाल दीजिए तो 3D5 4s0। देखिए इसमें ये IE3 जो होगा इसका लो होगा, काहे, क्योंकि आफ्टर द रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D6 इट एक्वायर हाफ फिल कन्फिग्रेशन, तो एनएसएल एनर्जी कम होगा, लेकिन इसकी तुलना में ये एनएसएल एनर्जी क्या होगा, थोड़ा सा हाई होगा। हाई होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देखिए क्या -0.44 है, और इसका रिडक्शन पॉजिटिव में है +0.77। तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, नहीं ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि निगेटिव में ज़्यादा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लेकिन एनएसएल एनर्जी से क्या हो रहा है, उल्टा है। देख रहे हैं यहाँ, ये आसानी से एनएसएल एनर्जी कम है, आफ्टर द रिमूवल थर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वायर्ड हाफ फिल कन्फिग्रेशन, हाउएवर देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि स्टेबिलिटी कम रहा है, इसका मतलब है कि केवल एनएसएल एनर्जी पर हो, ये बात ही नहीं डिपेंड करता है, ये सम पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात है कि यहाँ देखिए Mn में बैठ जा रहा है, Fe में नहीं बैठ रहा है, तो आप Zn में बात करेंगे तो Zn में वैसे ही उस पॉजिटिव वैल्यू तो वहाँ बैठ जाए, तो बैठना ना बैठना केवल एनएसएल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, वो तीनों के सम पर साइंटिस्ट लोग निकाला हुआ, आप भी निकालिएगा। तो ये बात आप समझ गए, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू में ज़्यादा है मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इस फॉर्म में जैसे ये Mn3+ एंड CO3+, ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन इक्वस स्टेट, इन इक्वस मीडियम। आज की मुलाकात को बस इतनी, आज की मुलाकात बस इतनी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अच्छे टॉपिक के साथ।